नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे महामुकाबले से पहले टेंशन हाई है। भारत और पाकिस्तान का कल मुकाबला है, लेकिन हिंदुस्तान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासतदानों ने कह दिया है कि बड़ी स्क्रीन पर चलने नहीं देंगे भारत पाकिस्तान का मैच। आपको बताऊंगा किन किन जिलों में लोग सड़कों पर उतरे। साथ ही आपको बताऊंगा भारत पाकिस्तान मैच के टिकट नहीं बिक रहे हैं, क्यों दुबई में टिकट नहीं बिक रहे हैं आपको बताऊंगा। साथ ही बीसीसीआई का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, ऐसे कैसे होगा मैच। टीवी पर लोग देखना बॉयकॉट करेंगे। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, दिशा निशाने पर दिशा पाटनी जो कि एक्ट्रेस है, उनकी बहन ने अनिरुद्धाचार्य पर कुछ कहा था। अनिरुद्धाचार्य पर जब हमला किया, दिशा पाटनी के घर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की है, कई राउंड फायरिंग की है दिशा पाटनी के घर। बाबा का कनेक्शन क्या है? दरअसल जिसने फायरिंग की उसने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज का नाम क्यों लिया आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर देखेंगे, मोदी के मणिपुर दौरे पर सियासत तेज हो गई है। अब सियासतदान पूछ रहे हैं 2 साल बाद पीएम मोदी क्यों गए। पीएम मोदी मणिपुर गए, पीड़ितों से मिले, कुछ मासूम बच्चे रो पड़े पीएम मोदी के आगे। साथ ही पीएम मोदी ने मणिपुर को ढांढस बंधाया और तोहफा दिया है, वो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे, शपथ के बाद एक्शन में है सुशीला कार्की। कल शपथ ली नेपाल की अंतरिम पीएम के तौर पर, आज एक्शन मोड में आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला की शपथ पर क्या कहा है, नेपाल में हालात क्या है, दुकानें खुलने लगी हैं, नेपाल की आवाम क्या कह रही है और नेपाल में कब होने हैं चुनाव। अगली बड़ी खबर और आखिर में बात करेंगे, फिर पिट गया है पाकिस्तान और इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पिटा है और पीटा है इजराइल ने। क्यों मारा है आपको बताऊंगा, लेकिन आइए उससे पहले शुरू करें हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने किया असम, मणिपुर और मिजोरम का दौरा। मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों से की मुलाकात, 8,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी। नेपाल में पीएम बनते ही सुशीला कार्की ने किया चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 मार्च 2026 को होगा आम चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्की को दी बधाई। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हो गई, लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली। कहा संत प्रेमानंद अनिरुद्धाचार्य का अपमान किया है। पुलिस ने पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ाई, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में रेप लव जिहाद के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। हिंदू लड़कियों से ब्लैकमेलिंग और रेप के आरोपियों पर कार्रवाई। कर्नाटक के हासन में गणेश विसर्जन जुलूस में घुसा ट्रक, 8 लोगों की मौत, 20 घायल हुए। ट्रक का कंट्रोल खोने से हुआ हादसा, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका को गोलियों से भून दिया। हत्या के बाद मौके पर ही बैठा रहा आरोपी। पुलिस ने आंसू गैस का गोला छोड़कर गिरफ्तारी की। हिमाचल के मंडी में भूस्खलन और बिलासपुर में बादल फटने से तबाही, 10 गाड़ियां मलबे में हुई जमींदोज। राज्य में बारिश बाढ़ से अब तक 386 लोगों की मौत। कांडला हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही रनवे पर गिरा स्पाइस जेट के विमान का पहिया। फ्लाइट में 75 यात्री सवार थे। विमान सुरक्षित रूप से मुंबई में उतारा गया। घटना की जांच की जा रही। भारत पाकिस्तान मैच पर विरोध और समर्थन की जंग। आम आदमी पार्टी ने फूका पाकिस्तान का पुतला। उद्धव की शिवसेना ने भी जताया विरोध। दुबई में कल खेला जाएगा भारत पाकिस्तान मैच। रूस के कामचटका में फिर आया 7.4 तीव्रता का भूकंप। किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बीते 3 महीनों में 7 तीव्रता से ज्यादा के 3 भूकंप दर्ज हुए हैं। सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया। दोहा में इजरायली हमले पर बयान से घिरा पाकिस्तान। यूएनएससी में इजराइल ने लादेन पर पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा जब अमेरिका ने पाक में घुसकर लादेन को मारा तो किसी ने नहीं, विदेशी धरती पर आतंकी को क्यों मारा कहा था। यह दोहरा मापदंड है। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, कल भारत और पाकिस्तान का मैच है। सवाल यह है, हर हिंदुस्तानी खुद से पूछ रहा है, वो चाहता है भारत पाकिस्तान का मैच या फिर नहीं देखना चाहता है भारत पाकिस्तान का मैच। भारत से रोक देंगे दुबई में मैच, स्थिति यही है। कल ये मैच होना है
लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि पहलगाम में अटैक हुआ, 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को हमने खोया, पाकिस्तानी आतंकियों ने उन्हें नाम पूछ पूछ कर मारा था, और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है दुबई में। सभी के जहन में यह सवाल है, यह मैच होना चाहिए या नहीं। इस पर बहुत सी वजह है कि मैच क्यों किया जा रहा है, क्यों खेलना पड़ रहा है, यह भी बताया जा रहा है। दुबई का स्टेडियम आप देख रहे हैं, यह वही स्टेडियम है दुबई का जहां यह मैच खेला जाना है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। लेकिन भारत में देखिए प्रदर्शन हो रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने विरोध में प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का पुतला जलाया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिर्फ दिल्ली नहीं, ये कानपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कानपुर में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया मैच का। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। कानपुर के बाद लखनऊ में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि यह मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान से मैच खेलने जा रहे हैं जिन्होंने बार बार देश पे हमला करने का काम करता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। पुलवामा अटैक में हमारे लोग शहीद हुए थे, अभी उनके जख्म हरे हैं और ये मैच खेल के उनके जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। भारत पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले ही बवाल मचा है। शहर शहर विरोध और हंगामे की आग भड़क रही है और चेतावनी तो यह तक दी जा रही है कि भारत से ही दुबई का मैच रोक देंगे। सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक एक डिब्बी एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देंगे। हम लोग आज पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। क्यों? ताकि बीसीसीआई और आईसीसी जैसी संस्थाएं पैसा कमा सकें, ताकि बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर करोड़ों रुपया कमा सकें। ये बड़ी शर्म की बात है। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान से हर रिश्ते तोड़ने की मांग होने लगी थी। ओवैसी ने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि जैसे खून और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, ऐसे ही खून के साथ क्रिकेट भी नहीं चलने देंगे। ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। सियासतदानों के साथ हजारों क्रिकेट फैन, कई पूर्व खिलाड़ी और साधु संत भी पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और साफ कह रहे हैं जिसकी वजह से हुआ पहलगाम, उसके साथ नहीं चलेगा क्रिकेट में संग्राम। खेल खेल है, खेल में हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए, पर सिचुएशन ठीक रहे तो होना चाहिए, वरना जो अपने साथ गद्दारी करें उनके साथ क्या खेलना यार। लोगों का कहना है कि दरअसल अपने टीवी पर भारत पाकिस्तान का मैच ना देखकर इसे बॉयकॉट कर सकते हैं और सियासतदान भी सवाल उठा रहे हैं इस पर। देखिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो फिर खेल और जंग एक साथ कैसे हो सकते हैं? सरकार सिर्फ पैसा कमाने के लिए देशभक्ति का व्यापार नहीं कर सकती। अनुराग ठाकुर ने कहा भारत पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेला जा रहा है। हमने फैसला किया है जब तक पाक आतंकवाद खत्म नहीं करता उसके साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी, लेकिन एसीसी या आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में खेलना मजबूरी है। नहीं खेलेंगे तो पॉइंट नहीं मिलेंगे और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा सारा देश कह रहा है
यह मैच नहीं खेला जाना चाहिए। फिर यह मैच क्यों करवाया जा रहा है? क्यों? क्या यह भी ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है? आखिर ट्रंप के आगे कितना झुकोगे? इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, खेल अक्सर राजनीति का शिकार हो जाते हैं। हमें कभी बहुपक्षीय टूर्नामेंट से कोई समस्या नहीं रही। अगर मैं सही हूं तो यह मैच एक टूर्नामेंट का हिस्सा है, यह कोई द्विपक्षीय सीरीज का मैच नहीं है। एमआईएम के नेता वारिस पठान कह रहे हैं, जब पाकिस्तान के साथ सब कुछ बंद है, हमने पानी तक का व्यवहार बंद कर दिया है, तो फिर यह मैच क्यों हो रहा है? हम पहलगाम के पीड़ितों को क्या जवाब दे रहे हैं? इस पर नीतीश राणे ने कहा, जो लोग अभी भारत पाक मैच का विरोध कर रहे हैं, वो लोग खुद छिपकर मैच देखेंगे और पाकिस्तान के नारे लगाएंगे। हरभजन सिंह ने कहा, भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध बेहतर होने तक आपस में क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। वैसे तो खेल में किसी तरह की सियासत या बंदिश ठीक नहीं है, बाबा बागेश्वर ने कहा, लेकिन जब माहौल अच्छा हो तभी मैच होना चाहिए। बाकी जो अपने साथ गद्दारी करे उनके साथ क्या खेलना। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। 2-3 महीने नहीं हुए हैं और सारे देश, सारी दुनिया के सामने उसी पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादी है या नहीं है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? ये आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। ये विनाश के ब्रांड एम्बेसडर है, विकास के नहीं। भारतीय जनता पार्टी में इसी वजह से पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। इनके बड़े बड़े आला पदों पर बैठे हुए लोग, उनके बच्चे पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हैं, तब इन्हें नहीं समझ में आता। मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन जो इनके खास साथी हैं उनके बच्चे करेंगे। सरकार ये कर सकती है कि हम लोग जो कहते थे ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, वाटर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, टॉक्स और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेटर और क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? हमारी फौज ने साहस दिखाया, आतंकवादियों को पाठ सिखाया। यह पहला पाठ था। अब दूसरा पाठ हमारी क्रिकेट टीम सिखाएगी। यह दूसरा मौका होगा कि अब खेल के मैदान में भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कुचल देंगे। सारण के जो अधिकार हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं, तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर। इसका विरोध बहुत तरफ से हो रहा है, बॉलीवुड से भी विरोध हो रहा है। सिने एसोसिएशन, जो बॉलीवुड का एक संगठन है, सिने एसोसिएशन ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और मांग की है भारत सरकार से कि यह मैच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टिकट नहीं बिक रहे हैं, दुबई में टिकट नहीं बिक रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जिन्हें आप देख रहे हैं, ये अनीस हैं और अनीस फ्री टिकट बांट रहे हैं। 700 फ्री टिकट बांटे हैं इन्होंने। तो क्या स्टेडियम खाली रहने वाला है कल? भारत पाक क्रिकेट मैच दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होता है। स्टेडियम और टीवी पर इसे देखने के नए नए रिकॉर्ड बनते हैं। 7 महीने पहले फरवरी में दोनों देश चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़े थे, तब टीवी और इंटरनेट पर इसे दुनिया भर में 60 करोड़ लोगों ने देखा था। 60 करोड़, यानी अमेरिका की आबादी से ज्यादा व्यूअरशिप इस मैच की थी। लेकिन इस बार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संगठन ने प्रसारण रोकने की मांग की है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, एक बड़ा संगठन है ये, FWICE ने सोनी टीवी और पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पहलगाम का जिक्र किया और कहा है कि देश के हित में मनोरंजन और व्यावसायिक मुद्दों से अलग हटकर मैच दिखाना शहीदों का अपमान और देश की भावनाओं के खिलाफ है। इसलिए इन मैचों का प्रसारण भारत में नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच दुनिया में कहीं भी होता है, हाउसफुल रहता है, लेकिन इस बार भारत पाक मैच पर भी पहले जैसा क्रेज नहीं दिख रहा है। भारत और पाकिस्तान के मैच के सभी टिकट अब तक बिके नहीं है, वरना हमेशा होता था हाउसफुल। मैच से एक दिन पहले तक हजारों टिकट उपलब्ध बताए जा रहे हैं इस वक्त। यहां तक कि महामुकाबले से पहले प्रैक्टिस देखने वालों की भी खासी भीड़ होती थी, लेकिन मैदान खाली है। लोग इंडिया पाकिस्तान का प्रैक्टिस देखने नहीं जा रहे। दुबई में किसी बड़े फिल्म स्टार या सितारे के जाने की भी कोई खबर नहीं है। तो क्या विवाद का असर भारत पाक मैच पर दिखने लगा है?
आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा भारतीय क्या कह रहे हैं इस मैच को लेकर। हमारा पड़ोसी है जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हमें उनके साथ मैच खेलना ही नहीं चाहिए। तो असर पड़ सकता है क्योंकि वो युद्ध हो रहा है, इस चक्कर में असर भी पड़ सकता है, लेकिन वो स्पोर्ट की वजह से खेलना ही पड़ेगा। मोस्टली सारे खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव और तो आपने सुना भारत और पाकिस्तान के लोगों को, लेकिन क्रिकेट मैच रोकने को लेकर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर क्या कहा, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि बीसीसीआई, जानकारी मिल रही है कि बीसीसीआई के अधिकारी भी दुबई नहीं पहुंचे हैं। वो जान रहे हैं कि विरोध हो रहा है देश में। भारत पाक मैच पर रोक लगाने की जनहित याचिका दायर हुई थी। दलील थी पहलगाम हमले के बाद पाक से मैच खेलना देशहित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से ही इनकार कर दिया, कहा इतनी जल्दी क्या है, एक मैच है, इसे हो जाने दीजिए। मैच से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा देश भर में हो रहे विरोध को बीसीसीआई ने गंभीरता से लिया। खबर है कि बीसीसीआई के अधिकारियों ने मैच से दूरी बना ली है। बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी अब तक दुबई नहीं पहुंचे, सूत्र यह कह रहे हैं। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत पाक का मैच हुआ था, उस वक्त बीसीसीआई के अधिकारी पहले से दुबई पहुंच गए थे, लेकिन इस बार कोई अधिकारी सीधे कैमरे पर नहीं आना चाहता है। संभव है उन्हें विरोध या ट्रोल होने का डर सता रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की जीत के बाद हो सकता है कुछ अधिकारी नजर आए, लेकिन अभी बोर्ड के किसी अधिकारी के मैच देखने की खबर नहीं है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। कोई भी खेल है उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है, लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। अब आइए आपको बताऊं, भारत पाकिस्तान के प्रैक्टिस देखने भी लोग नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रैक्टिस देखने नहीं पहुंच रहे हैं। इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है। क्या कहता है इस मुकाबले का रिपोर्ट कार्ड, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले जो मैच हुए एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच, देखिए 10 मैच हिंदुस्तान जीता है और 6 मैच पाकिस्तान जीता है, यानी यहां हम कहीं आगे। पिछले 10 साल में 7 भारत जीता है और 1 पाकिस्तान जीता है। साथ ही T20 में 10 मैच भारत जीता है और 3 पाकिस्तान जीता है। T20 में कप्तान का दम देखिए, सूर्य कुमार 2605 रन बनाए हैं और इधर कप्तान देखिए 500 भी नहीं पहुंचा है, 489 है, यानी हर लिहाज से भारत कहीं आगे है पाकिस्तान के मुकाबले। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कि रोजी रोटी भी लगी है, नीचे से लेके ऊपर तक सारे इन्वॉल्व हैं काफ़ी, पर फिर भी हमारा सेंटिमेंट है, देशभक्ति है हमारे में भी, पर आपको जवाब कैसे देना है पाकिस्तान को, वो देखने वाली बात है। हमने डिसीजन लिया था, हमारी बीसीसीआई ने, नहीं हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमने खेलना है या नहीं खेलना। हम तो होस्ट हैं, तो होस्ट का तो फर्ज बनता ही है इनवाइट करना। किसी चीज को 100% जीतने के लिए खेलना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा दबाव रहता है, लेकिन इसके बावजूद कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान ने काम किए, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार ने दिया, हमारे यहाँ के लोगों ने दिया। हम सब उस कठिन परिस्थिति में एक बन के रहे और वही हाल इस टाइम हमारी टीम का है। हमारी टीम एक होके खेलेगी और इस जो मैच है पाकिस्तान के साथ हमारा 14 तारीख को, उसमें धमाल मचाते हुए सभी को एकदम, इन लोगों को एकदम जमीन पे एकदम जमीन दिखाएगी पाकिस्तान को। ये एक राजनीतिक डिसीजन है, तो ये तो हम इसमें नहीं कह सकते, पर हाँ बीइंग ए कोच मैं कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स और इस तरह की कल्चर एक्टिविटी तो बंद नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली ये तो एशिया कप है, कोई आपस में सीरीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि सीरीज़ तो हम बहुत सालों से खेल ही नहीं रहे हैं। तो एशिया कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, तो ये तो ऐसे इवेंट हैं जहाँ मतलब ऐसे मैच होने चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। आज की एक और हिला देने वाली खबर है कि एक्ट्रेस के घर फायरिंग हो गई। संतों पर ठनी, निशाने पर दिशा पाटनी। हुआ क्या मैं आपको बताऊं। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि दिशा पाटनी की एक बहन है। दिशा पाटनी की बहन ने अनिरुद्धाचार्य के बारे में कुछ कहा, कुछ ऐसा कहा जो अनिरुद्धाचार्य को जवाब दिया उन्होंने। लेकिन यह जवाब, दिशा पाटनी की बहन ने जो जवाब दिया, ये लॉरेंस गैंग को अच्छा नहीं लगा
रोहित गोदारा को अच्छा नहीं लगा। जो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ का गुर्गा है, यह है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा के गुर्गों ने, यानी दूसरे लड़कों ने, शूटर्स ने, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, शूटर्स ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की है। कई राउंड फायरिंग हुई है और कहा गया कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जो बयान दिया था उस गुस्से में यह फायरिंग हो रही है। दिशा पाटनी का घर बरेली में है और शूटर्स गोलियां चलाकर भाग गए, बाइक पर सवार थे। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। यही थे वो बयान जिसने इंटरनेशनल गैंग की एंट्री करा दी और बॉलीवुड हीरोइन दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करवा दी। शुक्रवार को सुबह के 3 से 4 बजे के बीच, जब करीब करीब पूरा बरेली शहर सो रहा था, 2 बाइक सवार हमलावरों ने दिशा पाटनी के घर पर गोलियां दागी और फरार हो गए। दिशा पाटनी उस वक्त मुंबई में थी, लेकिन उनके पिता, उनकी मां और उनकी बहन खुशबू पाटनी उसी घर में मौजूद थी। कुछ घंटे बीते तो विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने हमले की जिम्मेदारी भी ली और वजह भी बताई। दरअसल दोनों गैंगस्टर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के उस बयान से नाराज हैं जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के बयान के जवाब में दिया था। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह। और अब आपको बताऊं कि आखिर इसमें अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी का नाम क्यों आ रहा है, ये आगे बताऊंगा। लेकिन दिशा पाटनी के घर पर हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई। ये उन्हीं के घर का गेट है। बाइक से 2 बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2 राउंड फायर हुआ। शुक्रवार की सुबह 3 बजे के करीब फायरिंग हुई है। फायरिंग के वक्त दिशा की बहन, पिता और माताजी घर में मौजूद थे। फायरिंग के बाद कुत्ते भौंकने लगे तो उनके पिता जगदीश पाटनी बाहर निकल कर आए। गोलीबारी के वक्त दिशा पाटनी मुंबई में थी। दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी आर्मी की रिटायर्ड ऑफिसर हैं। पिता जगदीश पाटनी रिटायर्ड डीएसपी हैं। बरेली में सिविल लाइंस का विला नंबर 40 दिशा पाटनी का घर है। सीसीटीवी में 2 हमलावर बाइक से भागते हुए दिखे हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से पहले रेकी की इन्होंने। 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच के लिए बाकायदा 5 टीम बनाई गई है। फायरिंग की जिम्मेदारी ली है रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने। यह है रोहित गोदारा। फेसबुक पोस्ट और ऑडियो मैसेज भेजकर जिम्मेदारी ली गई है। इस फायरिंग के बाद क्या कुछ कह रहे हैं दिशा पाटनी के पिता और पुलिस। मात्र 2 लोग, बस 2 लोग बदमाश थे। एक के हाथ में गन था, एक मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने हेलमेट पहनी थी और जो गन चला रहा था वो विदाउट हेलमेट। ऑटोमेटिक असला था, विदेशी असला था। उसके तो एक ही बार ट्रिगर दबाने में 8-10 राउंड निकल जाते हैं। अब ये कहना बड़ा है, क्योंकि हम भी दहशत में थे और कह नहीं सकते हैं कि कितने राउंड फायर हुए। आचार्य जी ने अगर महिलाओं के बारे में अगर छोटा सा अपना वर्जन रखा है, तो बेटी ने भी अपना वर्जन रखा है, क्योंकि सबको बोलने की आजादी है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस बारे में कोई इतना बड़ा इंसिडेंट कर सके। रिटायर्ड सीईओ जगदीश पाटनी जी के यहाँ पे घटना घटित हुई है, जिसमें एक बाइक पे अज्ञात 2 लोगों के द्वारा फायरिंग की गई है। 5 टीमें मेरे द्वारा एसपी सिटी और एसपी क्राइम के सुपरविजन में गठित की गई है। तो हमारी सारी टीमें लगी हुई है, लगातार सीनियर अफसर सुपरवाइज कर रहे हैं इस चीज को और बहुत जल्दी हम लोग घटना का अनावरण सुनिश्चित करेंगे। ये हुआ क्या, ये आप देख रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य है। 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने वीडियो जारी किया था। खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर नाराजगी जताई। अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान पर नाराज थी वो। खुशबू पाटनी ने वीडियो में कहा, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ दूंगी मैं। अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना किसे कहते हैं। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है, क्या लड़के शामिल नहीं होते? यह दुखद है कि ऐसे बदजुबान लोगों को समाज में फॉलो किया जाता है। जो लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं वो किसी भी धर्म या संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है।
अनिरुद्धाचार्य ने कहा था 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, जो 10 जगह मुंह मार चुका हो या चुकी हो वो एक के साथ कैसे बंधेगी या बंधेगा। अनिरुद्धाचार्य ने शादी और डाइवोर्स के सवाल पर एक भक्त को यह जवाब दिया था। आइए अब आपको बताऊं, बयान के बाद बवाल भी हुआ। इस बयान के बाद गोली चल गई और गोली चलाने वाले ने पोस्ट लिखा है, रोहित गोदारा का पोस्ट है ये। वो पोस्ट में लिख रहा है कि प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जो कहा है उस वजह से गोली चली है। आपको बताऊं रोहित गोदारा क्या लिख रहा है अपने पोस्ट में। रोहित गोदारा लिख रहा है, अपराध की दुनिया में पहले तो ये जाना पहचाना नाम है, राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है, कई हत्याकांड में शामिल है, एनआईए का वांटेड है, गंभीर अपराध के 32 से ज्यादा केस हैं। लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा रहा, अब गोल्डी बराड़ के साथ गैंग चलाता है, दुबई में बैठकर नेटवर्क ऑपरेट करता है। यानी दुबई में गोदारा ने सोशल मीडिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई, वो हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। यह बस ट्रेलर था, किसी ने हमारे धर्म के प्रति अभद्रता दिखाई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह मैसेज सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री और उनसे जुड़े सभी लोगों के लिए है। हम हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक है और उनकी रक्षा करना हमारा पहला फर्ज है। यह सिर्फ एक शूटिंग नहीं थी, एक जगह गोली नहीं चलाई। इससे पहले लॉरेंस गैंग ने देखिए सलमान खान के घर के बाहर भी गोली चलाई। न सिर्फ सलमान खान, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, कपिल शर्मा के कैफे पर भी कनाडा में आपको याद होगा गोली चलवाई गई। और हर बार गोली चलवाने के पीछे कुछ वजह बताते हैं। अब सवाल यह, कभी प्रेमानंद का नाम ले लिया, कभी सलमान खान को जोड़ दिया किसी और मसले से, कभी कपिल शर्मा को जोड़ दिया कि तुम सलमान खान के दोस्त हो इसलिए चली गोली। देखिए सलमान खान पर अप्रैल 2024 में घर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई सलमान के, और अक्टूबर 2024 में धमकी वाला कॉल आया कि 5 करोड़ दे दो। जनवरी 2024 में 2 लोगों ने फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की और नवंबर 2023 में फेसबुक के जरिए भी धमकी मिली। कनाडा के सरे में कैफे पर 1 महीने के भीतर 2 बार फायरिंग हुई। कपिल शर्मा के निहंग सिखों के खिलाफ टिप्पणी को लेकर गोलीबारी की गई। कपिल शर्मा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी कहा गया। कपिल शर्मा बोले वो और उनका परिवार डरने वाला नहीं है। यानी कपिल शर्मा को ने भी उनको जवाब दिया था कि वो डरने वाले नहीं हैं, लेकिन ये पूरा गैंग और पूरा नेटवर्क डर और दहशत के जरिए ही चलता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे पर थे। 2 साल से मणिपुर में हिंसा हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा है। मोदी जब मणिपुर पहुंचे तो देखिए वहां के लोगों ने किस तरह उनका स्वागत किया। उसके बाद बच्चों ने पीएम मोदी के सामने गाना भी गाया। मैं शीश झुकाऊं, मेरे दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कमे हो। तू सारे जहां से प्यारी, मैं भारत की बेटी है, सारे जहां से प्यारी, मैं भारत की बेटी, दिल जान शान हमारी, मैं भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। बच्चों ने गाना सुनाया पीएम मोदी को और प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ मणिपुर में पारंपरिक डांस के जरिए, नृत्य के जरिए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ित परिवारों से मिले। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी पीड़ितों से मिले हैं जो
2 साल मणिपुर में हिंसा हुई। पीएम मोदी को देखिए उनकी एक फोटो भी भेंट की, बच्चे ने एक हैट भेंट किया। उसके बाद कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए एक बच्ची रो पड़ी। आइए आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में थे। मणिपुर 2 साल बाद गए और वहां पहुंचने के बाद कई हजार करोड़ का तोहफा दिया वहां के लोगों को, जिससे वहां की जिंदगी पटरी पर लौटे। हिंसा के 2 साल बाद पीएम पहुंचे चुराचांदपुर और राजधानी इंफाल गए मोदी। पीएम ने मणिपुर में हिंसा में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्य को शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की। पीएम ने कहा, वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं। पीएम मोदी चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप पहुंचे थे। इसके बाद इंफाल में हिंसा पीड़ितों से मिले। मोदी ने मणिपुर को 8,500 करोड़ की सौगात दी है। चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ और राजधानी इंफाल में 1,200 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी। मोदी ने मणिपुर को हौसलों और हिम्मत की धरती कहा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों से क्या कहा। ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों से कहा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन सियासतदान सवाल कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं मणिपुर में आपका 3 घंटे का पड़ाव करुणा नहीं है, यह एक दिखावा और घायल लोगों का अपमान है। एन बीरेन सिंह ने कहा, भारी बारिश के बावजूद हजारों लोग जुटे, यह बताता है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी से कितना प्यार करते हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा, उन्हें 2 साल बाद महसूस हुआ कि वहां जाना चाहिए, उन्हें बहुत पहले ही मणिपुर जाना चाहिए था। तेजस्वी ने कहा, प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं लेकिन बहुत देर से गए हैं। आइए सुनिए जरा सियासतदानों को। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, सब कुछ ठंडा होने के बाद, सब कुछ शांत होने के बाद। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जाना वो महिलाओं का अपमान है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन लोग को जो मिलने की जा रहा है और प्यार दे रहा है और उसका इज्जत दे रहा है, उसका सोच मतलब शेयर कर रहा है, इससे बड़ा क्या है। ये दुर्भाग्य की बात है। वहाँ इतने सालों में इतना कुछ हुआ, बहुत लोगों की जानें गई, उन्हें बहुत पहले वहाँ जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी गए हैं तो बहुत देर किए और मुझे लगता है कि मणिपुर का मामला जल्द से जल्द जो है शांत होना चाहिए। करके परेड कराया गया था। शर्म आएगी उनको वहां रोड शो करते हुए। जब महिलाओं को इन सड़कों पर परेड कराया जा रहा था तब कहां थे प्रधानमंत्री? जब हमदर्दी की जरूरत थी मणिपुर को तब कहां थे प्रधानमंत्री? चले गए अब रिबन काटने 3 घंटे के लिए। प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, वो जितनी बार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर चुके हैं ना, उतना तो पूरे अब तक देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबकी यात्रा मिला दीजिएगा, उससे भी ज्यादा विजिट नरेंद्र मोदी जी के एज प्राइम मिनिस्टर है। मणिपुर में हिंसा को लगभग 2 साल 4 महीने हिंसा चली है। इसमें बहुत से लोगों की जान गई है और ये तस्वीरें डराने वाली थी जब लोगों ने देखा कि मणिपुर में आखिर क्या हो रहा है। आपको बताऊं आखिर मणिपुर में हिंसा आखिर क्यों हो रही थी। 4 सितंबर को कुकी और सरकार में समझौता हुआ। इसमें केंद्र, राज्य और कुकी संगठन शामिल थे।
2023 में कुकी और मैतई समुदायों में दरअसल भिड़ंत हुई। दोनों की आबादी करीब 38 लाख है। मैतई इंफाल घाटी में रहते हैं, आबादी करीब 19 लाख है। मैतई में ज्यादातर हिंदू हैं, वहीं कुकी नगा पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इनकी आबादी 12 लाख से ज्यादा है। इनमें ज्यादातर ईसाई धर्म को मानते हैं। हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1500 लोग घायल हुए। इसके बाद 10 महीने तक यहां इंटरनेट बंद रहा। 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। 2 साल से दोनों समुदाय एक दूसरे के इलाके में आवाजाही बंद है। समझौते के बाद मणिपुर को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 2 खोला गया। अब इस रास्ते से लोगों ने जरूर आना जाना और जरूरी सामानों की आवाजाही शुरू हुई है। अब देखिए वहां हालात क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे तो लोग क्या कह रहे हैं। मोदी जी को वेलकम और हम लोग शो करने के लिए यहाँ मोदी जी को and we are very happy to dance in front of him. I hope that the coming up Prime Minister will bring peace and harmony in the state. Prime Minister Modi ji for his precious time for presenting us, and we are very, very excited and we are very pleased that he will be visiting us. And तो मणिपुर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे मिजोरम। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मिजोरम से आज तक कोई सीधी ट्रेन नहीं चलती थी तो दिल्ली आती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन की शुरुआत हुई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जिस ट्रेन में बच्चे बैठे हैं, ये पहली ट्रेन है जो मणिपुर से मिजोरम से दिल्ली के लिए शुरू हुई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत भोजन। तो आइए आपको बताऊं मिजोरम के लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात है। दरअसल हम आप शायद इसे ना समझ पाए क्योंकि आसानी से कहीं भी आने जाने के लिए ट्रेन मिल जाती है। मिजोरम पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। 51 किलोमीटर लंबी बैराबी सोरांग रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया। रेल लाइन 8070 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। अब मिजोरम का सोरांग राजधानी दिल्ली से जुड़ गया है। पीएम ने मिजोरम के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। यह एक रेलवे नहीं बल्कि परिवर्तन की जीवन रेखा है। इससे मिजोरम के लोगों के जीवन में क्रांति आएगी। आइए सुनाता हूं, सुनिए जरा। जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं या जो ख्वाब देख रहे थे अब तक की ट्रेन शुरू होगी, वो क्या कह रहे हैं। ट्रेन में राजधानी में पहली बार बैठे? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने यहाँ को दिल्ली से जोड़ दिया, तो दिल्ली जाने का भी कुछ है सपना? हाँ, सपना है इंडिया गेट जाने का। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार हम ट्रेन में बैठ रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। प्रधानमंत्री के लिए क्या कहोगे मोदी जी के लिए? शुक्रिया कहना चाहता है और उनको ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ये हमारे लिए आसान कर दिया है रास्ता वगैरह। इतने सालों से जो काम कर रहे थे यहाँ बहुत ही मुश्किलें आए थे ये तो। और दूसरी बात है कि ये कम्युनिकेशन, मेन बात जो है कम्युनिकेशन जो है, यहाँ के रोड जो है हाईवे जो है बहुत ही खराब होते हैं। तो जब अगर ये ट्रेन जो सुविधा हो गया है तो, और सेकेंड बात है कि ट्रेन में हमारा जो इसका फेयर जो है यहाँ से वहाँ जो स्टेट टू स्टेट जाने के लिए, तो उसके लिए फेयर कम लगेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो मिजोरम मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे थे। वो तस्वीर देखिए जरा। भूपेन हजारिका जी की 100वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है पिछले एक हफ्ते से लगभग, जिस पर बहस हो रही है, हंगामा हो रहा है और हिला देने वाली तस्वीरें आ रही थी। शपथ के बाद सुशीला कार्की एक्शन में है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कल सुशीला कार्की ने रात को शपथ ली और शपथ के बाद आज की जो उनकी पहली तस्वीर आई है, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। सुशीला कार्की की अगली तस्वीर है। आज वो एक्शन में थी, काम करने निकल पड़ी।
140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। नेपाल में जनजी क्रांति के बाद नेपाल में अब शांति है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिम पीएम को शुभकामनाएं दी। ओली की विदाई और सुशीला की एंट्री से चीन को झटका लगा है। ओली चीन के करीबी माने जाते हैं, जबकि सुशीला का भारत से कनेक्शन रहा है। सुशीला के शपथ से जिनपिंग खुश नहीं होंगे। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर सुशीला ने सत्ता संभालते ही क्या कुछ निर्णय लिए। यह भी बता दिया कि चुनाव कब होने हैं नेपाल में। नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम ने ऐलान किया। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए कब होंगे चुनाव नेपाल में। नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम का ऐलान हुआ। शपथ के कुछ घंटे बाद ही नेपाल में चुनाव की घोषणा हो गई। 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव कराए जाएंगे। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने तारीख का खुद ऐलान किया। जेनजी ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। बाहर से ही जेनजी सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे। भ्रष्टाचार सहित उनकी कई मांगों पर सहमति बनी है। इसके बाद ही सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया। शपथ के तुरंत बाद हिंसा के लिए न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक आयोग के गठन का निर्णय हुआ। दोनों आयोग को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। 7 घंटे की मैराथन बैठक के बाद कार्की के नाम का ऐलान हुआ और इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई। सुशीला के लिए सिंह दरबार में अस्थायी कार्यालय बनाया गया है। वो जल्द ही अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती हैं। उनके सामने 6 महीने में चुनाव कराने की बड़ी चुनौती है। अब आपको सुनवाऊं भारत में लोग क्या कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, सियासतदान क्या कह रहे हैं। इसको बचाने के लिए सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं देखना चाहते, यदि आप बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के राज्यों में नहीं देखना चाहते, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वैचारिक क्रांति को फैलाना बहुत जरूरी है और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र राज सत्ता के साथ घोषित होना चाहिए। यही हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सुशीला कार्की के ऊपर भी कोई एक मत नहीं थे लोग। जेनजी के लोग भी तो 2 टुकड़ों में बट गए थे, बल्कि 3 टुकड़ों में बट गए थे। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं नेपाल के, उनके हिसाब से जो भी हुआ ठीक हुआ। जो नए पदभार संभाले हैं वो हमारे देश में ही पढ़ी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उनको मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सब अच्छा चलेगा। और ठीक शपथ के दौरान भारतीय राजदूत भी वहां पहुंचे। सुशीला कार्की से मुलाकात की तस्वीरें आप दिख रहे हैं। जब बीती रात उन्हें शपथ दिलाई गई उस वक्त एम्बेसडर वहां मौजूद थे जो उनसे मिले। देशमा सुशासन कायम हुनेछ भन्ने हामीले आशा गर्न सक्छौं। जनताको पनि यही बढ्नेछ र देशमा सुशासन कायम हुनेछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर सुशीला कार्की को बधाई दी। देखिए क्या कहा। नेपाल में सुशीला की शपथ पर पीएम मोदी ने बधाई दी। सुशीला कार्की अंतरिम पीएम पद ग्रहण करने पर उन्हें शुभकामनाएं। भारत नेपाल के लोगों की शांति, तरक्की, समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध बना हुआ है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है। नेपाल में शांति, स्थिरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई है। भारत दोनों देशों और लोगों की भलाई के लिए काम करता रहेगा। जेन जी आंदोलन के बाद ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद मोदी ने नेपाल के हालात पर सीसीएस की बैठक की थी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। नेपाल में हुई हिंसा को भारत ने हृदय विदारक बताया था। दरअसल भारत से नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है। नेपाल में हालात बिगड़ने का सीधा फर्क हिंदुस्तान पर पड़ता है और भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है। नेपाल में हिंसा के बाद एसएसबी जवानों की पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ी। नेपाल के जेल से भागे कैदियों को कई जगह पकड़ा गया और वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के इंतजाम करने पड़े। प्रधानमंत्री आज दौरों पर थे, वहीं पीएम ने नेपाल पर भी कहा है, सुनिए। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं,
साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। जब सरकारें बदलती हैं तो कहा जाता है रुख और इक्वेशन भी बदलता है। जब केपी ओली थे पीएम तो उनका चीन की तरफ ज्यादा झुकाव था। अब सुशीला कार्की हैं तो आखिर क्या होगा आपको बताऊं। सुशीला जी के सामने भारत चीन संतुलन की चुनौती है। सुशीला कार्की ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ की। कार्की ने भारत नेपाल संबंधों पर भावनात्मक बयान दिया। भारत में दर्द होता है तो आंसू हमारे भी आते हैं। घर के बर्तन हैं तो कभी कभार टकरा जाते हैं। सुशीला कार्की ने भारत को दिल के बहुत करीब बताया। इससे उनके भारत के साथ मजबूत संबंध के इशारे मिलते हैं। सुशीला का खुद भारत से गहरा कनेक्शन रहा। केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक कहा जाता है। दावा है कि वो नेपाल को चीन बनाने पर तुले हुए थे। सितंबर में ओली भारत के दौरे पर आना चाहते थे लेकिन भारत की तरफ से दौरा रद्द कर दिया गया। एससीओ की बैठक में भी ओली मोदी से मिलना चाहते थे लेकिन लिपुलेख पर उनके रवैये से बैठक नहीं हो पाई। ओली के कार्यकाल में चीन ने नेपाल में भारी निवेश किया। ओली की कुल नेटवर्थ आरोप है 300 करोड़ से ज्यादा की है। स्विस बैंक अकाउंट में 41 करोड़ रुपए है जिससे ब्याज ही लगभग 2 करोड़ रुपया मिलता है। दावा है ये पैसे चीनी कंपनियों से डील में मिले हैं। ओली के तख्तापलट से चीन को बड़ा झटका भी लगा है। अब आपको बताऊं कि आखिर नेपाल में हालात क्या हैं। तस्वीर देखिए। नेपाल में हालात सामान्य हो रहे हैं। जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं लेकिन इस हिंसा ने नेपाल में डर और दहशत पैदा की और नेपाल की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई है क्योंकि नेपाल अब तक टूरिज्म पर चलता रहा, पर्यटन पर ही चलता है, वही रोजी रोटी का जरिया है। लेकिन हिंसा और आगजनी की तस्वीर देखने के बाद सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो वो पर्यटन पर पड़ेगा और उसका सीधा असर रोजी रोटी रोजगार पर होगा। सुनिए नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं। नेपाल की नई सुबह हो गई है। अब सुबह हो गया। अब नया 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 नेपाल, न्यू नेपाल ना हो। बहुत उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं प्राइम मिनिस्टर कार्की से? क्या करें वो? सबसे वो बहुत अच्छा आदमी है। वो पैसा लेने वाला नहीं है, वो देने वाला है। वो अभी तो सब खुला है, अब सब आराम है। सब उम्मीद अच्छा है, कुछ नहीं होगा। पब्लिक के लिए अच्छा करेंगे वही। 4 दिन तक दुकानें बंद थी। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, इधर करता हूँ। अच्छा लग रहा है अब कि प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, जो आप लोग चाहते थे वो हुआ? हाँ, हुआ पर थोड़ा डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ और ठीक है। और आइए नेपाल से आपको लिए चलता हूं आगे खबर की तरफ। आज की एक और खबर है। यूएन में भी पिट गया है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में पिटाई हुई। क्यों हुई? और इस बार पिटाई हुई है इजराइल के जरिए, नेतन्याहू के जरिए। हुआ क्या आपको बताऊं। पिछले दिनों इजराइल ने कतर पर अटैक किया था। दोहा में अटैक हुआ। दोहा में यह दावा था कि हमास के कुछ लीडर्स हैं, इस को टारगेट करते हुए इजराइल ने अटैक किया लेकिन वहां वो हमास का लीडर नहीं मिला। 5 बेगुनाह लोग मारे गए। इसके बाद अगली तस्वीर दिखाऊं। कतर पहुंचे शहबाज शरीफ। कतर पहुंचे, वहां के अमीर से मिले। शहबाज शरीफ को पता चला कि दरअसल दोहा में तो अटैक हुआ है और मकसद था, बताया जाता है शहबाज शरीफ कतर गए थे कि कुछ जुगाड़ हो जाए, कुछ मिल जाए। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यह मुद्दा उठा। पाकिस्तान ने उठाया कि कतर में इजराइल हमले कर रहा है, उस पर शहबाज शरीफ को इजराइल ने ही करारा जवाब दे दिया है। पाकिस्तान जब जब 30 मार खां बनने की कोशिश करता है तब तब उसकी असलियत दुनिया को पता चल जाती है। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल फोरम पर मुंह की खानी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को इजराइल ने ऐसा लताड़ा कि उसके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। पाकिस्तान and no one condemned. अब देखिए जरा क्या हुआ संयुक्त राष्ट्र में। ग्लोबल मंच पर कतर के बहाने पाक इजराइल को घेरने वाला था।
दोहा में हमास लीडर को मारने पर वो संयुक्त राष्ट्र में सवाल उठा रहा था, लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान को सबके सामने धो डाला। इजरायली राजदूत ने पाकिस्तान को लादेन का उदाहरण दिया। इजराइल ने पूछा, ओसामा बिन लादेन को पनाह किसने दी? लादेन को पाकिस्तान में छिपकर क्यों रखा गया था छिपाकर? लादेन पर हमला गलत नहीं तो हमास पर हमला गलत कैसे? यह सब सुनने के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। यूएनएससी में पाकिस्तानी प्रतिनिधि इसका जवाब नहीं दे पाए। दरअसल इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर अटैक किया। यह हमला हमास के चीफ खलील अल हया पर किया गया था। इस अटैक में हमास चीफ बच गया, लेकिन 5 लोग मारे गए। 6 मुस्लिम देशों पर इजरायली हमले से पाकिस्तान डर गया है। पाक ने तुरंत यूएनएससी को आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए कहा। अल्जीरिया, सोमालिया से ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन मीटिंग में पाकिस्तान की ही बेइज्जती हो गई, ऐसा जवाब दिया गया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, इजराइल ने क्या कहा यूएनएससी में। My speech, I stick to the facts, and the fact is that Osama bin Laden was killed. मैं सुनिश्चित करता हूं कि मेरे भाषण तथ्य पर आधारित हों। सच तो यह है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था और किसी ने भी इसके लिए अमेरिका की निंदा नहीं की। जब दूसरे देश आतंकवादियों पर हमला करते हैं तो कोई उनकी निंदा नहीं करता। आप इस तथ्य को बदल नहीं सकते कि 9/11 हुआ था। आप इस तथ्य को भी नहीं बदल सकते कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था और आपकी जमीन पर मारा गया। जब आप हमारी आलोचना करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप ऐसा करते होंगे। तो उन मानकों के बारे में सोचिए जो आप अपने देश पर लागू करते हैं और जो आप इजराइल पर लागू करते हैं। पाकिस्तान ने सोचा नहीं था ख्वाब में भी कि ऐसा जवाब मिल जाएगा यूएनएससी में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, लव जिहाद के आरोपियों पर बुलडोजर चला है मध्य प्रदेश में। मोहन यादव सरकार में यह एक्शन हुआ है। इससे पहले आपको बताऊं कि जबरन धर्मांतरण के मामलों में राजस्थान ने भी कड़ी तैयारी कर ली है बुलडोजर एक्शन की। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, यह बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। बुलडोजर चला है उन आरोपियों के घरों पर। उसके बाद देखिए तीसरे के घर पर नोटिस लगा दिया गया है, जो तीसरा आरोपी है। यहां भी कार्रवाई होगी। और ये है 3 आरोपी जिनके यहां एक्शन हो रहा है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं साद की, फरहान की और साहिल की। इन पर सरकार एक्शन ले रही है। अब आपको बताता हूं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। भोपाल में लव जिहाद रेप का मामला अप्रैल में सामने आया था, जब 5 कॉलेज छात्राओं ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी। आरोप लगाया गया कि फरहान समेत 6 लड़के गैंग चला रहे हैं। ये लोग कॉलेज की हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। दूसरी लड़कियों को भी गिरोह के लिए फंसाने का दबाव बनाते थे। मामले की जांच हुई तो 10 से 12 शिकार लड़कियों का पता चला। हालांकि सिर्फ 6 लड़कियां, पीड़ित लड़कियां ही अब तक सामने आई हैं। मामला इतना गंभीर था कि मानवाधिकार की टीम भोपाल आई। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को अप्रैल में ही दबोच लिया था। अब इन्हीं आरोपियों में साद, साहिल के घर पर बुलडोजर चला है। प्रशासन के मुताबिक ये घर सरकारी जमीन पर बनाए गए थे, इसलिए बुलडोजर चलाकर अवैध घर जमींदोज कर दिए गए। 500 जवानों की कड़ी सुरक्षा में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। प्रशासन का अगला टारगेट है गैंग का मास्टरमाइंड फरहान। फरहान के घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस लगाया गया है। फिलहाल ये कार्रवाई अपराध पर जीरो टॉलरेंस का हिस्सा मानी जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आरोपी के पिता। मकान माता पिता का था उनने माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके बनाया था, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम तो मिलने जा रहे हैं, हम कोई इनके रिश्तेदार नहीं है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि मकान के बदले मकान दिया जाए। भाई करेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। हमारा स्टे हो गया था, मैं CCTV फुटेज के अंदर रखा हुआ है। हमने हरे कागज पे दिए थे, दरखास्त वगैरह जो भी दिए जाते हैं उस पर सब रसीदें मिसीदें सब चिपकी हुई हैं। सब पूरा स्टैम्प कंप्लीट रखा हुआ है। हमारे को स्टे देने के बाद हमसे हाथ से रजिस्ट्री ले लिया गया। जब किसी को कोई चीज़ की रजिस्ट्री या किसी चीज़ का कागज मिल जाता है
तो फिर उसकी हो जाती है। सरकार को जरूरत पड़े तो वो जमीन ले सकती है, लेकिन अभी यहाँ जरूरत तो है नहीं। 2 मकान हमारे द्वारा गिराए गए, 2 अतिक्रमण, एक शमशुद्दीन और इमरान खान। रिजवान खान हमारे अनावेदक नहीं है। ये 3 शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। पोख्ता में पशुपालन विभाग की जमीन थी, उनके द्वारा हमें आवेदन किया गया था कि उनकी भूमि पर अतिक्रमण है, उसका सीमांकन करवाया गया था, जिसमें अतिक्रमण पाया गया है। तहसीलदार द्वारा अभी नोटिस जारी किए गए हैं। सभी अतिक्रमकों को 18 तारीख तक का वक्त दिया गया है कि वो अपना जवाब प्रस्तुत करें। उसके बाद जैसी विधिक कार्रवाई MPLRC 248 में होगी, वो सभी के विरुद्ध बराबर होगी। और आइए अब आपके लिए लाइफ का फंडा क्या है खास। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही गीता ज्ञान है। गीता के श्लोक में जिंदगी के बहुत से फंडे छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है कर्मण्डे वाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन, मतलब नतीजे की चिंता किए बगैर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी नीयत से काम करते हैं, लेकिन अगर हमारी तारीफ नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम कोई अच्छा काम या भलाई करते वक्त खुद पर गर्व महसूस करने लगते हैं कि हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं और उम्मीद पाल लेते हैं कि इसका हमें श्रेय भी मिलना चाहिए। यह एक तरीके का अहंकार है। भगवान कृष्ण ने गीता में इससे बचने का फंडा दिया। हमें अहंकार छोड़कर सरल भाव से काम करना चाहिए, तभी जिंदगी में शांति और सुख आ सकता है। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे जिंदगी में अपनाएं। बहरहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।